Everyone, this is Yamini Seni, and we were doing class 9 subject science, chapter number 4, structure of the atom. We have done with the charged particles in matter. We have discussed about the structure of an atom. Thomson model we had done Rutherford model, as well as we had done with the Bohr's model. Now today we have to start with the neutrons. So what are neutrons and who invented neutrons? Let us learn more about it. So in 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. It was eventually named as neutron. Neutrons are presented in the nucleus of all atoms except hydrogen. ओके, दिस इज़ द मेन पॉइंट कि जो हाइड्रोजन के अलावा वो सभी जो एलिमेंट्स हैं उनमें पाया जाता है. दिस वन. In general, a neutron is represented by small n. So small n से हम न्यूट्रॉन को represent करते हैं. The mass of an atom is therefore given by the sum of masses of protons and neutrons present in the न्यूक्लियस. तो देखो, अगर हमें ये पता लगाना है या हमें ये बताना है कि मास ऑफ एन एटम क्या है, अगर हमें मास ऑफ एटम चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें जो प्रोटॉन है किसी भी एटम में और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों का सम कर देंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास मास ऑफ एन एटम जो है वो हमें मिल जाएगा. ओके, so now let us see these. Name the three subatomic particles of an atom: proton, electron and neutron. Number 2 is helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its nucleus. So how many neutrons does it have? जितने proton उतने neutron. Because why? क्यों जितने proton उतने neutrons? Because we can see over here is कि मास नियरली इक्वल टू द प्रोटोन. जितना न्यूट्रॉन का है उतना ही प्रोटोन का है, बट डिफरेंस ये है प्रोटोन का चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. ओके, now let us come to the next part of it. So how are electrons distributed in different orbit shells? So this is very interesting and very delighted part of this chapter. So let us see what is there. The distribution of the electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. The following rules are followed for writing the numbers of electron in different energy levels or shells. So what is the number one rule for writing them in shells? ये हमने shells की बात करी थी बोर्स मॉडल में कि KLMN जो शेल्स हैं वो होते हैं. ये के से और बीच में जो हमारा न्यूक्लियस होता है, के जो है वो नंबर 1 शेल, देन एल नंबर 2 पे, देन एम नंबर 3 पे और एन जो है वो नंबर 4 पे. तो हम इसी सीक्वेंस में इन्हें फिल करना शुरू करते हैं. तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n². तो देखो 2n² एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि के शेल में, एम शेल में, एन शेल, एल शेल में कितना जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आ सकते हैं. सो फॉर दैट हम क्या देखेंगे? जहाँ पे जो एन है वो हमारा नंबर ऑफ एनर्जी और एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं नंबर है ऑर्बिट का या फिर एनर्जी लेवल का, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन. हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज. तो जैसे के शेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे के का है तो 2 × 1² हमने किया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 2n². तो के लिए बात कर रहे हैं तो के जो है वो 1 नंबर पे है, तो के × 1² करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2. सो दैट मीन्स के शेल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको फिल कर सकते हैं. देन अगर हम बात करते हैं एल शेल की, तो एल शेल के लिए 2 × में 2² करना पड़ेगा. तो क्या आएगा? 2² क्या होता है? 4. 4 × 2 क्या होता है? 8. तो दैट मीन्स कि जो बाहर वाली शेल है, जो हमारे पास एल शेल है, उसके अंदर हम 8 रख सकते हैं. 8 रख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास 8 इसके अंदर फिल हो सकते हैं. 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 3 4 5 6 7 and 8.
सो हेयर इज़ द 8. ओके, तो ये टोटल 8 यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे. सिमिलरली ऐसे ही अगर हम एम शेल की बात करते हो तो 2 इंटू में 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 18. अगर हम 2 इंटू 4 स्क्वायर करते हैं कौन से ऑर्बिट के लिए, एन के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, सो 16 2 ज़ा 32, सो 32 इलेक्ट्रॉन्स. सो एंड ऑन, ये जो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे आगे चलता जाता है. सो अभी हम वैसे यूजुअली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 8 8 ही रहते हैं. जो आगे वाले हैं उसमें हम 16 देखने को मिल सकते हैं, बट अगर हम स्टेबिलिटी की फॉर्म में ध्यान रखने के लिए बात करें तो हम 2 8 8 का ही ध्यान रखेंगे. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 के शेल में, एल शेल में 8, देन एम शेल में 8. Okay, now number 2 point देखते हैं. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. जो outermost orbit है उसके अंदर 8 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया 2 8 8, इस बात को ध्यान रखेंगे इसमें. Now number 3 is the electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. That is, the shells are filled in a stepwise manner. अब stepwise manner का मतलब ये है जैसे कि अगर हमारे पास हमें 3 फिल करने हैं, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास शेल्स हैं. अब हमें 3 फिल करने हैं, तो अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे मैं 2 कर दूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. पहले मुझे जो फर्स्ट वन है उसके पूरे कंप्लीट करने ही पड़ेंगे. इसके अंदर 2 आ सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे. जब इसके अंदर पूरे 8 हो जाएंगे फिर हम आगे नेक्स्ट वाले में जाएंगे. ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू डू दैट. ये स्टेप वाइज मैनर में ही चलता है. नाउ आगे बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट शोन इन दिस फिगर. तो ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग फर्स्ट जो हमारे 18 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में दिखाया गया है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. तो ये हमारे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं. इनके बारे में आपको दिखाया गया है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में देखो सबसे पहले 2 है, फिर उसके बाद जो बाकी के बचे हैं वो बाहर हैं, दैट मीन्स 4. तो इसका क्या हुआ 6. टोटल इसके हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं. अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में देखो न, जो के शेल है उसमें 2 है. देन अगर हम एल शेल की बात करें तो उसमें 8 है. एंड देन अगर हम जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है दैट इज़ एम, उसकी बात करें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 है. सो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 2 8 7. और अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सो इट वाज 2 and 4. ओके, सो दिस इज़ the electronic configuration which we do. Now let us come to the activity which is there. Activity 4.2, make a static atomic model displaying electronic configuration of the first 18 elements. The composition of atoms of the first 18 elements is given in the table. So now what you have to do, you have to draw electronic configuration like this. Okay, so this you can do. This would be very interesting to do. So please do that in your notebooks. Now let us see the questions over here. Question number 1 is write the distribution of electron in carbon and sodium. कार्बन का भी जैसे हमने डिस्कस किया दैट इज़ 2 and 4. और अगर हम सोडियम की बात करेंगे दैट इज़ दिस वन, सो 2 8 and 1. सो इट इज़ लाइक दैट. के शेल में 2 है, एल शेल में 8 है और एम शेल में 1 है. Now it is like that. If we go for the second question here, if K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electron in the atom. अब देखो वो पूछ रहे हैं कि अगर जो हमारा K है वो फुल हो और जो L है वो फुल हो. फुल होने का मतलब है कि उससे जितना उसका अमाउंट है उससे ज़्यादा ना आ सके. के अंदर 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम ये 2 फुल है. एल के अंदर 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 फुल है. 8 + 2 कितना हुआ 10. सो 10 हमारा किसका होता है, 10 हमारा नियॉन का होता है. नियॉन जो है वो एक इनर्ट गैस है. कुछ हमारे पास ऐसी गैसेज होती हैं जो कि इनर्ट होती है, जिनके कॉन्फ़िगरेशन फुल होते हैं, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है और एक आर्गन है. इनके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम फुल होते हैं. इनको ना किसी को देने की ज़रूरत है ना किसी से लेने की ज़रूरत है. देखो हीलियम में दोनों जो उनका के शेल है, एक ही शेल है इसके पास और दोनों उसमें पूरी तरह से फिल्ड हैं. 2 आ सकते हैं, 2 के 2 हैं. ऐसे ही नियॉन की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं, 8 के 8 हैं. ऐसे ही आर्गन की बात करें आउटर मोस्ट में 8 आ सकते हैं, 8 के 8 है यहाँ पर भी.
तो इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी। सो दैट यू कैन सी ओवर हियर कि के और एल शेल, तो यहाँ पे हमारा नियॉन जो एलिमेंट है वो आंसर होगा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड ऑर्बिट्स। ये हमें पता चल गया कि किस तरह से हम अरेंज करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Now, from the Bohr-Bury scheme, we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum 8 electrons. ये भी बात हमें पता है कि maximum 8 electrons आ सकते हैं outermost orbit में. It was observed that the atoms of element having a completely filled outermost shell show their little chemical activity. In other words, their combining capacity of valency is 0. Of these inert elements, the helium atom has 2 elements in its outermost shell, and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell. So that is the same thing which I was telling you. The combining capacity of the other element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different element, was thus explained an attempt to attain a fully filled outermost shell. An outermost shell which had 8 electrons was said to possess an octet. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing, gaining, losing electron. अब देखो, हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वो फुल हो जाए, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का क्या मतलब है कि उसकी जो पूरे जो शेल्स हैं उसके अंदर जितने भी आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, तो 8 के 8 पूरे आ जाए। ओके अब ये वो कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने देखा जो हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, उनके तो फिल है, चलो उनकी तो कोई एक्टिविटी नहीं होगा, वो तो अपने आप में सेटिस्फाइड है। पर बाकी जो है, जैसे कि हाइड्रोजन है या सिलिकॉन है या हमारे पास कार्बन है, वो लोग चाहते हैं कि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो कैसे करेंगे? बाय शेयरिंग, गेनिंग, लूजिंग इलेक्ट्रॉन वो करेंगे। चाहे तो वो शेयर कर लेंगे, चाहे तो वो दे देंगे, चाहे तो वो ले लेंगे ओके किसी दूसरे एलिमेंट से। The number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element. तो जिस तरह से वो अपने जितनी उनके पास कैपेसिटी है, चाहे वो शेयर करने की है, लूज़ करने की है, गेन करने की है, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि उसकी उतनी, उस पर्टिकुलर एटम की उतनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैलेंसी है वो कैसे रिलेटेड है, ऐसे जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी होगी, है ना। ये अभी हमने पढ़ा ऊपर पिछले पेज में। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स की, कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हम देखेंगे कि जो हमारा सोडियम है और जो हमारा लिथियम है और हाइड्रोजन है, उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी वैलेंसी हो गई 1। सो कैन यू टेल व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है उनकी क्या वैलेंसी होगी? उनके पास 2 है या 3 है। मैग्नीशियम के पास 2 है आउटर मोस्ट में और एल्यूमिनियम के पास जो है वो 3 है। सो उनकी 2 और 3 हो जाएगी वैलेंसी, because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminum has 3 electrons in its outermost shell. If the number of electron in the outermost shell of an atom is close to its full कैपेसिटी, अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, फुल कैपेसिटी है, यानी 8 से करीब है, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट और उसकी वैलेंसी होनी चाहिए 7, पर ये ईजियर है कि वो जो 7 है वो उससे देने पड़े, उसकी बजाय वो एक गेन कर ले। सो फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट्स वैलेंसी डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट। तो 8 में से 7 अगर हम माइनस कर देंगे तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर वो एक जो है वो किसी से ले ले फ्लोरीन, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 7 देना तो मुश्किल है, इतने सारे देने पड़ेंगे, तो एक अगर ले लेगा तो पूरा हो जाएगा। So valency can be calculated in a similar manner for oxygen. What is the valency of oxygen that you get from this calculation? अगर हम इसी तरह से करते हैं तो देखो ऑक्सीजन जो है उसके पास आउटर मोस्ट में कितना होता है? जो हमारा ऑक्सीजन है अगर हम उसका देखते हैं, now see here is the oxygen, this
2 उसके के शेल में, 6 उसके एल शेल में है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 2 मोर चाहिए। तो 6 माइनस 8 माइनस 6 कर दिया हमने, तो 2 आया। सो 2 इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये एक वैलेंसी चार्ट है, या आप देख कह सकते हो इसमें कंपोजिशन ऑफ एटम बताई गई है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उनकी के एलिमेंट शेल में, और क्या उनकी वैलेंसी है, और कितने उनके जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि क्या उसका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है ना। बाकी हम देख रहे हैं सभी के पास न्यूट्रॉन है सिवाय हाइड्रोजन। और हम ये भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है सभी में। ओके, so this is how you can read this table, and just try to make all the configuration of these first 18 elements and tally with this table your configurations. Okay, so if we come over here, therefore an atom of each element has a definite combining capacity called its valency. So valency of the first 18 element is given in the column. So question number 1 is how will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? तो देखो बहुत ही सिंपल है, आप देखोगे कि क्लोरीन जो है उसकी क्या एटॉमिक नंबर है, सल्फर का क्या है और मैग्नीशियम का क्या है. सो हेयर वी हैव द क्लोरीन, देन सल्फर एंड हेयर इज़ द मैग्नीशियम. तो आप देखेंगे इसका 12 है, इसका 16 है और इसका 17 है. तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसको इस फॉर्मेट में आप बनाएंगे और फिर देखेंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं. अगर वो 8 से क्लोज हैं तो आप माइनस यूज़ करेंगे और अगर नहीं तो आप +1 करेंगे. तो इस तरह से आप वैलेंसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो जस्ट go through this valency and electronic configuration. Rest of this we will do in the next class, atomic mass and atomic number. Till then, keep reading. Goodbye.